Hello guys and a very warm welcome back to my channel. So now let us proceed with the next part of our series of the chapter amino acid peptides and proteins. So पिछले वाले लेक्चर में मैंने आप लोगों को क्लासिकल मेथड ऑफ पेप्टाइड सिंथेसिस कराया था. नाउ इन दिस वीडियो वी विल बी डूइंग द मेरीफील्ड सॉलिड फेज मेथड ऑफ पेप्टाइड सिंथेसिस. ओके, सो हमें क्यों ज़रूरत पड़ी मेरीफील्ड सॉलिड फेज पेप्टाइड सिंथेसिस को करने की, क्लासिकली क्यों नहीं काफ़ी दी था. तो उसके ना क्लासिकल के थोड़े से लिमिटेशंस थे, मैं यहाँ लिख देती हूँ. ठीक है, तो क्लासिकल के जो लिमिटेशंस हो गए थे, पहली बात तो बहुत ही ज़्यादा टाइम कंज्यूमिंग था. ठीक है, टाइम का फैक्टर उसमें बहुत ज़्यादा आ रहा था. इट टुक वेरी मच टाइम इन ऑर्डर टू कम्प्लीट, और उसकी जो यील्ड रहती थी वो बहुत ही लो रहती थी. ठीक है, लो यील्ड होती थी उसमें. अमीनो एसिड हमको बार बार वो स्टेप्स रिपीट करने पड़ते थे ताकि हमको पूरी एक चेन का फॉर्मेशन मिले. तो उसमें यील्ड जो रहती थी ना वो बहुत ही कम रहती थी. ठीक है, तो इसीलिए इन दोनों लिमिटेशंस की वजह से वी हैव इंट्रोड्यूस्ड अनदर मेथड. तो जो नेक्स्ट मेथड है दैट इज़ मेरीफील्ड सॉलिड फेज सिंथेसिस. ठीक है, तो मेरीफील्ड सॉलिड फेज सिंथेसिस में आपको जो समझने वाली बात है वो सबसे पहले ये है कि यहाँ पे आपने वर्ड देखा होगा, मैंने वर्ड यूज़ किया हुआ है सॉलिड फेज. ठीक है, तो सॉलिड फेज का मतलब क्या होता है. सॉलिड फेज इज़ अ काइंड ऑफ अ सॉलिड, यू नो, लाइक अ स्ट्रिप लाइक थिंग. ओके, वेयर ऑल ऑफ द रिएक्शन वुड टेक प्लेस. तो ये जो सॉलिड सपोर्ट जो यहाँ पे बनी होती है ना, उसका मैं आपको पहले कॉम्पोजिशन बता देती हूँ, वो बहुत इंपॉर्टेंट है. ठीक है, कॉम्पोजिशन ऑफ सॉलिड सपोर्ट. ठीक है, जो सॉलिड सपोर्ट जिस पे हम लोग ये पूरा मेथड करवाते हैं उसका कॉम्पोजिशन. ठीक है, तो कॉम्पोजिशन किससे बना होता है. ये बना होता है पॉलीस्टायरीन से. ठीक है, पॉलीस्टायरीन का हम इसमें यूज़ करते हैं. पॉलीस्टायरीन में हम ऐड करते हैं 2% पैरा डाईविनाइल बेंजीन. ठीक है, तो ये हम इन दोनों को मिलाकर एक सॉलिड सपोर्ट बनाते हैं. ठीक है, क्या होता है इन दोनों के बीच में होती है क्रॉस लिंकिंग. ठीक है, इन दोनों के बीच में हम लोग क्रॉस लिंकिंग करवाते हैं. तो क्या होता है कि हम ये दोनों को जब हम लिंक करवाते हैं तो जो हमें प्रोडक्ट मिलता है ना, उसमें से जो 5% प्रोडक्ट होता है वो बनता है बेंजीन रिंग्स विद CH2Cl सब्सटीट्यूएंट्स प्रेजेंट अपॉन इट. ठीक है, यानी कि बेंजीन रिंग में से सारे प्रोडक्ट्स बनते हैं, उनमें से जो 5% होता है वो उन बेंजीन रिंग्स पे CH2Cl प्रेजेंट होता है. ठीक है, मैं अगर आपको बनाकर दिखाती हूँ ऐसी, जैसे CH2CH, यहाँ पर एक बेंजीन आ गया. ठीक है, और इस वाले बेंजीन पे मान लो CH2Cl अटैच हुआ है. ठीक है, अगले वाले पे नहीं हो रहा है. ठीक है, उसके अगले वाले पे नहीं हो रहा है, ऐसे नहीं हो रहा है. ठीक है, कहीं कहीं जाकर वो अटैच हो जाता है. ठीक है, इस पे नहीं हो रहा है मान लो. ठीक है, फिर अगला वाला हमारे पास जो बेंजीन आया है उस पे हो गया अटैच, उस पे CH2Cl लगा हुआ है. ठीक है, ऐसे ही CH2CH बेंजीन इस वाले पे नहीं लगा. तो ये ऐसे ऐसे आगे चेन बढ़ती रहती है. ठीक है, ये है चेन आगे बढ़ती रहती है ऐसे. तो आप देख रहे होंगे कि यहाँ पर कुछ मॉलिक्यूल्स के ऊपर बेंजीन के साथ CH2 अटैच है, जैसे ये वाला. ठीक है, तो ये वाले मॉलिक्यूल्स, इनको हम क्या बोलते हैं, इनको हम बोलते हैं क्लोरोमिथाइलेटेड. इसको हम लोग बोलते हैं क्लोरोमिथाइलेटेड पॉलीस्टायरीन पॉलीमर. ठीक है, तो ये पॉलीमर जो होता है, इनमें से हम वो वाले पॉलीमर को निकाल लेते हैं जो कि पॉलीमर है आपका. ठीक है, ये पॉलीमर है मान लो सॉलिड सपोर्ट वाला, और इसके साथ आपका CH2Cl अटैच होता है. तो ये वाला हम पॉलीमर क्लोरोमिथाइलेटेड पॉलीस्टायरीन पॉलीमर. ठीक है, ये वाला पॉलीमर हम यूज़ करते हैं. क्यों यूज़ करते हैं, बिकॉज दे आर पोरस इन नेचर. ठीक है, इनका नेचर जो होता है पोरस होते हैं. ठीक है, ये स्मॉल बीड्स की फॉर्म में हम यूज़ कर सकते हैं. आपने सुना भी होगा पॉलीस्टायरीन बीड्स आती है. ठीक है, तो स्मॉल बीड्स की फॉर्म में हम इनको यूज़ कर सकते हैं. ठीक है, तो इससे क्या होता है, जो भी हम सॉल्वेंट यूज़ करेंगे ना, उसका ईजी परप्यूटेशन हो जाएगा. ठीक है, ईजी परप्यूलेशन.
तो सॉल्वेंट का परकोलेशन जो है वो बहुत इजीली हो जाएगा, इसलिए भी हम इसको यूज़ करते हैं। ठीक है, तो ये कुछ रीजंस हो गए कि हम क्यों इसे यूज़ करते हैं। अब हम देखते हैं कि ये काम कैसे करता है, इसका रिएक्शन कैसे होता है और सब कुछ कैसे चलता है। ठीक है, लेट अस सी दैट। तो सबसे पहले मैं अपना एक एन प्रोटेक्टेड अमीनो एसिड ले रही हूँ, मान लो टी-बॉक वाला लिया है मैंने। ठीक है, एन पे इसका मैंने प्रोटेक्शन कर रखा है। ठीक है, मैंने क्या लिया है, एन प्रोटेक्टेड अमीनो एसिड एक। ठीक है, इसके साथ मैं कौन सा पॉलीमर लूँगी, यही वाला। ठीक है, ये वाला जो हमने अभी बनाया था। ठीक है, सो दिस इज़ गोइंग टू बी पॉलीमर, ये वाला पॉलीमर। मैं इसको पॉलीमर को ऐसे दिखाऊंगी, सॉलिड सपोर्ट वाला पॉलीमर। ठीक है, तो ये मैंने ले लिया। अब मैं इसके अंदर हम इसके अंदर क्या डालते हैं, हम इसके अंदर डालते हैं C2H5 होल थ्राइस N। ठीक है, तो इसमें से क्या होगा, HCl, H इसका और इसका Cl जो है वो रिमूव हो जाएगा। ठीक है, तो हमें जो बन के मिलेगा प्रोडक्ट, दैट इज़ गोइंग टू बी BOC CHR CO, यहाँ पे एस्टर लिंकेज बच जाएगी COO, और ये वाला जो है CH2 Cl हट गया, तो ये पॉलीमर बन गया हमारा। ठीक है, तो इस तरीके से ये लिंकेज बन जाएगा। आई थिंक नाउ इट्स बेटर। ठीक है, तो ये इस तरीके से यहाँ पर लिंकेज इसका बन गया। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, अब हम यहाँ पे एन प्रोटेक्टिंग ग्रुप को रिमूव कर देंगे। ठीक है, यहाँ पे हम इस स्टेप में क्या करेंगे, रिमूवल ऑफ एन प्रोटेक्टिंग ग्रुप। तो इसको निकालने के लिए हम यूज़ करेंगे CF3COOH। ठीक है, तो ये रिमूव कर, अगर ये यूज़ करेंगे तो हमें एक पॉलीमर मिल जाएगा RCOOCH2, एंड इसके साथ अटैच हुआ है यहाँ पे पॉलीमर। ठीक है, तो आई थिंक अब आपको थोड़ा ज़्यादा क्लियर हो गया होगा। तो ये अब हमें ये मिल गया। अब हम क्या करेंगे, अब इसमें हम सेकेंड बॉक प्रोटेक्टेड ग्रुप डाल देंगे। ठीक है, जो दूसरा हमें बॉक प्रोटेक्टेड अमीनो एसिड, यानी कि जो भी अमीनो एसिड इसके साथ ज्वाइन करना है उसको अब हम इंट्रोड्यूस करवा देंगे, दूसरा वाला। ठीक है, तो मैं यहाँ पर एक दूसरा अमीनो एसिड इंट्रोड्यूस करवा रही हूँ, NHCHR-। ठीक है, यहाँ पे R- है, ये वाला R था, तो ये दूसरा अमीनो एसिड है। ठीक है, R- और यहाँ पे COOH। ठीक है, तो यहाँ पे मैंने इंट्रोड्यूस करवाया। अब क्या होगा कि ये कहाँ पे अटैक करेगा, अब आपको ये देखना है। अभी हमारे पास यहाँ तक हम पहुँच गए थे, ये हमारे पास था, तो ये इसी पे अटैक करेगा। ठीक है, अब आप देख रहे हैं यहाँ पे एंड खाली है, क्योंकि हम यहाँ पे रिमूव करवा चुके हैं, तो ऑफकोर्स ही बात है यहीं पे अटैक करेगा यहाँ पे। ठीक है, तो ये मेरा प्रोडक्ट बना देगा BOC NHCHR- CONHCHR-COOCH2 पॉलीमर। ठीक है, ये इतनी बात समझ आ रही है कि कहाँ से कैसे बना है। ठीक है, ये वाला जो है NH2 वाला पार्ट, ये वाला खुला था। ठीक है, यहाँ पे कोई प्रोटेक्शन नहीं थी, तो इसने आकर यहीं पर ही अटैक किया, तो ये इस तरीके से बना लेगा। यहाँ पे पेप्टाइड बॉन्ड हमारा बन गया था। ठीक है, तो अब इसके बाद हम क्या करेंगे, सेकंड, अब इसका रिमूवल करना पड़ेगा। तो यहाँ पे अगेन रिमूवल हम करेंगे। रिमूवल किसका करेंगे, सेकंड वाला जो हमारा इससे जो बॉक आया उसका रिमूवल करेंगे। ठीक है, तो रिमूवल करने के लिए हम लोग अगेन इसमें अपना जो भी डालना होता है, जैसे कि अगेन हम वही डाल लेते हैं, CF3COOH डाल दिया मैंने। ठीक है, ट्राइफ्लोरोएसिटिक एसिड, ट्राइफ्लोरोएसिटिक एसिड। ठीक है, तो मेरे को क्या मिल जाएगा, सीधा NH2CHR-COOCH2 पॉलीमर, ये मिल गया मेरे को। ठीक है, अब एक दिक्कत और आ रही है। अब मेरे को ये जो डाईपेप्टाइड बनाना था, मेरा डाईपेप्टाइड बन गया। अगर मेरे को आगे और बनाना था तो मैं ये ऊपर वाले स्टेप्स को रिपीट करती जाऊंगी। अब मैं तीसरे वाला ऐड कर दूंगी। ठीक है, बॉक प्रोटेक्टेड, फिर वो यहाँ पे अटैक करेगा। इसी साइकिल की तरह जो हमने अभी साइकिल पूरी पढ़ी है, ऐसे ही आगे भी चलता रहेगा। ठीक है, और हम तब तक रिपीट करेंगे, जितना हमें चेन बनानी पेप्टाइड चेन उतनी चेन बना लेंगे। ठीक है, तो हम इसको रिपीटेड करते रहेंगे, और जब भी हमारी चेन बन गई है तो मान लो हमें क्या मिलेगा, रिपीट करते रहेंगे जब तक हमें चाहिए। तो हमें फाइनली हमें पॉलीपेप्टाइड चेन मिल जाएगी, जो भी हमें चाहिए होती है, लेकिन उसके साथ CH2 पॉलीमर अभी भी अटैच होगा। ठीक है,
तो इस पॉलीमर को भी हमें रिमूव करना पड़ेगा, ठीक है। तो इसका जो रिमूवल होगा, मैं यहाँ पे बता देती हूँ रिमूवल, ठीक है, दूसरे पेज पे रिमूवल बता रही हूँ। तो अब रिमूव करने के लिए हम लोग क्या करते हैं, हम लोग उसमें डालते हैं HF, ठीक है, क्या डालते हैं, HF। तो हमें रिमूव कर देंगे तो हमें पॉलीमर हटा हुआ मिल जाएगा, CONH CH CO R NH CH R CO। तो ये ऐसे आपकी पूरी N पॉलीपेप्टाइड चेन थी, ये पूरी बन जाएगी, ठीक है। और इसमें से वो वाला ग्रुप हट जाएगा पॉलीमर वाला। कैसे हटेगा, ये इस फॉर्म में हटेगा, जो CH2 है इसके साथ OH अटैच हो जाएगा, ठीक है, और ये यहाँ पर पॉलीमर। तो ये आपको एज अ साइड प्रोडक्ट अलग से निकल गया। आई होप ये आप लोगों को क्लियर है। ये रिमूव हो जाता है और हमको हमारा जो भी पॉलीपेप्टाइड चेन है वो मिल जाती है, ठीक है। तो ये वाले मेथड के क्या एडवांटेजेस है ओवर क्लासिकल, कि ये एक्सट्रीमली हाई यील्ड प्रोड्यूस करता है, ठीक है। तो जो हम सॉल्वेंट्स यूज़ करते हैं वो भी हर एक स्टेप में जो भी हम सॉल्वेंट्स यूज़ कर रहे हैं वो वॉश ऑफ इजीली हो जाते हैं, ठीक है। तो हमें प्योरीफाइड एंड प्रोडक्ट मिल जाता है अपना, और इसमें जो टाइम है वो भी बहुत कम लगता है, ज़्यादा टाइम की ज़रूरत नहीं होती है, ठीक है। तो आई होप ये आपको पूरा क्लियर हो गया होगा, ठीक है। तो अब हमारा पेप्टाइड्स ख़त्म हो चुका है, ठीक है। अब हम आगे बढ़ने वाले हैं प्रोटीन्स में। तो मैं प्रोटीन्स यहीं से स्टार्ट कर रही हूँ क्योंकि वीडियो अभी बहुत लंबी नहीं हुई है। तो लेट्स बिगिन विद प्रोटीन्स। तो गाइस, प्रोटीन्स में जो मेरे को आपको पढ़ाना है ना, एक्चुअली में प्रोटीन्स में हम लोगों को बहुत ज़्यादा थ्योरेटिकल पार्ट पढ़ना पड़ता है, जिसमें कि ग्लोबुलर प्रोटीन, 1 डिग्री प्रोटीन, 2 डिग्री प्रोटीन, जैसे हमने केमिस्ट्री में पढ़ा था 12th स्टैंडर्ड में। तो सेम ही हमको चीज़ें पढ़नी पड़ती है। तो उसके लिए मैं एक अलग वीडियो बनाऊंगी। इस वीडियो में मैं आपको थोड़ा सा प्रैक्टिकल पार्ट बताने वाली हूँ जो कि प्रोटीन्स में आता है, और ये बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है, ठीक है, पेपर में आता है ये। तो इस टॉपिक का नाम है टर्मिनल रेसिड्यू एनालिसिस, ठीक है। तो ये जो टॉपिक है ना, ये वाला टॉपिक जो है बहुत इम्पॉर्टेंट भी है, और ये वाला थोड़ा प्रैक्टिकल एस्पेक्ट्स पे बेस्ड है। थ्योरेटिकल पार्ट मैं नेक्स्ट वीडियो में कवर कर लूँगी, टेंशन ना लेना, ठीक है, वो हो जाएगा। अभी हम लोग क्या पढ़ने वाले हैं, अभी हम टर्मिनल रेसिड्यू एनालिसिस पढ़ने वाले हैं। तो अगेन हमें पता है कि दो हमारे एंड्स होते हैं, एन टर्मिनल, सी टर्मिनल। तो दोनों का जो एनालिसिस होता है वो भी डिफरेंट मेथड से होता है, एन का अलग होता है, सी का अलग होता है, ठीक है। तो मैं सबसे पहले आपको जो पढ़ाने वाली हूँ दैट इज़ एन टर्मिनल रेसिड्यू एनालिसिस, ठीक है, एन टर्मिनल रेसिड्यू एनालिसिस। तो उसमें जो हम लोग पढ़ने वाले हैं दैट इज़ फर्स्ट मेथड, इसको मैं ऐसे लिखती हूँ, फर्स्ट मेथड दैट इज़ नोन एज सैंगर्स मेथड। सैंगर्स मेथड। सो सैंगर्स मेथड में हम जो रिएजेंट यूज़ करते हैं दैट इज़ नोन एज DNFB, ठीक है, डाई नाइट्रो फ्लोरोबेंजीन, ओके। सो 2,4 डाई नाइट्रो फ्लोरोबेंजीन का रिएजेंट हम लोग इसमें यूज़ करते हैं, इस वाले मेथड में, ठीक है। तो कैसे ये काम आता है, देखो हम DNFB लेते हैं, तो मैं यहाँ पे एक बेंजीन बना ले रही हूँ, ठीक है। तो इसके फ्लोरोबेंजीन है, और 2 और 4 पोजीशन पे NO2 है। तो ये क्या बन गया, DNFB, 2,4 डाइनाइट्रो फ्लोरोबेंजीन, ठीक है, DNFB बन गया। अब DNFB में अब मेरी जो भी पॉलीपेप्टाइड चेन है, अब आपको प्रोटीन्स के बारे में ये तो पता ही होगा कि सबसे हाईएस्ट नंबर ऑफ चेन्स होता है इसमें, सबसे हाईएस्ट नंबर ऑफ मतलब बहुत सारे पेप्टाइड बॉन्ड्स बन के एक बहुत बड़ी चेन बनती है, तो प्रोटीन्स बनाते हैं, ठीक है। तो एक चीज़ और है यहाँ पे कि मैं पॉलीपेप्टाइड और प्रोटीन्स में डिफरेंशिएट कैसे करूँ। प्रोटीन भी बहुत सारे अमीनो एसिड से बनी होती है, पॉलीपेप्टाइड चेन भी। तो इसका एक क्राइटेरिया होता है, जो प्रोटीन्स होते हैं, या सबसे पहले पॉलीपेप्टाइड की बात करते हैं, जो पॉलीपेप्टाइड होते हैं, ठीक है, पॉलीपेप्टाइड की हम बात करते हैं, तो पॉलीपेप्टाइड में जो मॉलिक्यूलर मास होगा ना चेन का, दैट वुड बी लेस देन 10,000 डाल्टन्स, ओके, लेस देन 10,000 होगा। लेकिन जब हम प्रोटीन्स पे आ जाते हैं ना,
तो प्रोटीन्स का जो मॉलिक्यूलर मास होता है दैट वुड बी मोर देन 10,000। तो यहीं पे डिफरेंस आता है पॉलीपेप्टाइड और प्रोटीन्स के बीच में। जिसका भी 10,000 से कम होगा दैट इज़ पॉलीपेप्टाइड, और जिसका 10,000 से ज़्यादा होगा दैट इज़ प्रोटीन्स। ठीक है, तो ये बात क्लियर है। तो ठीक है, अब हम यहाँ पे थे, हमने DNF भी लिया था, अब हम इसके साथ कोई भी एक प्रोटीन चेन ले लेते हैं। ठीक है, मैंने यहाँ पे एक प्रोटीन चेन बना रही हूँ मैं, NH2CHR CO NH CH R' CO, ऐसे ऐसे मान लो रिपीट हो रही है, बहुत बड़ी चेन है मेरे पास। ठीक है, प्रोटीन की। अब मैं इसको कैसे आइडेंटिफाई करूँगी? ठीक है, तो टर्मिनल रेसिड्यू एनालिसिस का मतलब होता है कि टर्मिनल्स पे कौन से रेसिड्यू अटैच हैं, ठीक है, उसको आइडेंटिफाई करना। ठीक है, तो ये वाला अगर एन टर्मिनल रेसिड्यू एनालिसिस है तो यहाँ पे ये एन पे जो भी एन टर्मिनल पे जो भी मॉलिक्यूल या जो भी अमीनो एसिड होगा उसको ये आइडेंटिफाई करेगा। ठीक है, एन टर्मिनल के अमीनो एसिड को आइडेंटिफाई करेगा। क्या? एन टर्मिनल रेसिड्यू एनालिसिस मेथड में हम यूज़ करते हैं। ठीक है, तो ये मेथड का नाम है सैंगर्स मेथड, और इसमें हम DNFB रिएजेंट का यूज़ करते हैं। तो DNFB एन टर्मिनल वाले अमीनो एसिड को रिकॉग्नाइज करेगा। तो ये क्या करते हैं, ये दोनों आपस में अटैच होते हैं। इसमें हम एक माइल्ड बेस डालते हैं। ठीक है, माइल्ड बेस डालेंगे, ठीक है, जो कि है एक्वस NaHCO3। ठीक है, ये डालेंगे, इसको रूम टेम्परेचर पे रखेंगे। ठीक है, तो इनके बीच में एक बॉन्ड फॉर्म हो जाएगा। बॉन्ड फॉर्म होता है और HF का रिमूवल भी हो जाता है। ठीक है, तो बॉन्ड फॉर्म होता है, HF का रिमूवल हो जाता है। तो कैसे होगा? देखो, ये इसके साथ कंबाइन करेगा, कहाँ पे? एन वाले पार्ट पे कंबाइन करेगा, क्योंकि एन टर्मिनल एनालिसिस है। तो ये DNF भी यहाँ पे कंबाइन कर गया। सॉरी फॉर बेंजीन मॉलिक्यूल, थोड़ा अजीब लग रहा है। ठीक है, ये कंबाइन कर गया। फ्लोरोबेंजीन था ना, F हट जाएगा। ठीक है, HF रिमूव हो जाएगा, यहाँ से एक H निकला, यहाँ से एक F निकला, तो यहाँ पर NH बच जाएगा। NH CH R CO NH CH R' CO एंड द चेन कॉन्टिन्यूज। ठीक है, अब इसके बाद अब इनका बॉन्ड ही बना है अभी यहाँ पे। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, यहाँ पे हम लोग पार्शियल हाइड्रोलिसिस करवा देते हैं। पार्शियल हाइड्रोलाइसिस करवाते हैं। कैसे? एक्वस HCl डाल देते हैं, हीट कर देते हैं। ठीक है, तो क्या होगा, सिर्फ फर्स्ट पार्ट जो कि ये वाला पार्ट है पॉलीपेप्टाइड चेन का, पहला वाला अमीनो एसिड है, बस वही रिमूव होगा। ठीक है, बाकी के नहीं होंगे। तो हमें क्या प्रोडक्ट मिलेगा? हमें जो प्रोडक्ट मिलेगा दैट इज़ गोइंग टू बी ये NO2। ठीक है, NO2 NH CH R COOH। तो आप देख रहे होंगे यहाँ पे ये मेरा इतना पार्ट यहाँ पे रिमूव हो रहा है। ठीक है, तो ये इतना पार्ट मेरे यहाँ पे रिमूव हो गया। तो इसको हम क्या बोलते हैं? इसको हम लोग बोलते हैं DNP डेरिवेटिव ऑफ अमीनो एसिड। ठीक है, ये क्या है? DNP डेरिवेटिव ऑफ डायनाइट्रोफिनाइल डेरिवेटिव ऑफ अमीनो एसिड। ठीक है, तो ये वाला अमीनो एसिड को हम लोग फर्दर आइडेंटिफाई कर देते हैं। कैसे क्यों आइडेंटिफाई कर रहे हैं इसको? क्योंकि ये DNP से टैग्ड हो गया है। ठीक है, क्या हो गया? ये DNP से टैग्ड हो गया है। तो टैग्ड हो गया तो इसका आइडेंटिफिकेशन अब इजीली हो जाएगा। बाकी जो हमारी ये रेस्ट ऑफ द चेन है जो यहाँ पे थी, ये बची हुई जो आगे की चेन है, ये ऐसे के ऐसे ही मीडियम में रहती है। ठीक है, ये आपकी ऐसे के ऐसे ही रह गई। NH CH R' CO ना बहुत सारी चेन है आगे। ठीक है, ये आपकी रेस्ट ऑफ द चेन है जो यहाँ पे रह गई है। इस पे प्रोसेस वापस से रिपीट होगा, फिर से हम DNF भी डालेंगे, फिर से वो इस वाले एंड पर अटैच होगा। ठीक है, फिर से इस वाले एंड को टैग कर देगा, ये वाला रिमूव हो जाएगा, फर्दर आइडेंटिफाई हो जाएगा, बची हुई चेन रह जाएगी, फिर रिपीट होगा अनटिल हमारी पूरी की पूरी चेन जो है वो आइडेंटिफाई हो गई है। ठीक है, तो ये मेथड है हमारा DNFB मेथड। तो हमारा जो अब सेकेंड मेथड होता है जो कि हमें पढ़ना है, सेकेंड मेथड दैट इज़ नोन एज एडमेंस मेथड। अभी हमने सैंगर्स पढ़ लिया था, अब हम एडमेन पढ़ रहे हैं, एडमेंस मेथड। ठीक है, एडमेंस मेथड। तो एडमेंस मेथड कैसे काम करता है, लेट्स सी। इसमें जिस रिएजेंट का हम लोग यूज़ करते हैं दैट इज़ नोन एज फिनाइल आइसोथायोसाइनेट।
फिनाइल आइसोथायोसाइनेट का हम लोग इसमें यूज़ करते हैं, किसमें, एडमंड्स मेथड में। ठीक है, हम क्या करते हैं, हम एक ले लेते हैं C6H5 फिनाइल N डबल बॉन्ड C डबल बॉन्ड S आइसोथायोसाइनेट। ठीक है, प्लस जो भी हमें एक चेन अपनी जिसको आइडेंटिफाई करना है, टाना रेस्ट ऑफ द चेन। ठीक है, इसमें हम क्या करते हैं, इसमें हम एक बेस डाल देते हैं। ठीक है, बेस माने OH डाल दिया। ठीक है, तो इस बेस को डालेंगे तो हमें क्या मिलेगा, अगेन ये एन टर्मिनल का ही मेथड है, तो ये एन वाले के साथ जाकर इसको टैग कर देगा, ये वाला एंड को। ठीक है, तो हमें मिलेगा C6H5। ठीक है, ध्यान से देखना इसको मैं क्या बना रही हूँ। ला आगे चेन, सॉरी जो भी है चेन आगे जा रही है। ठीक है, तो यहाँ पर आप देख रहे होंगे N के साथ एक H लग जाता है। ठीक है, और जो कार्बन होता है डबल बॉन्ड S, मैंने इसको इस तरीके से लिख के दिखा दिया है, ये यहाँ पर नीचे की साइड दिखा दिया है। ठीक है, और यहाँ से ये NH लग रहा है। ठीक है, तो ये जो है इसको, इस कंपाउंड को हम क्या बोलते हैं, इसको हम बोलते हैं PTC पेप्टाइड। ठीक है, PTC डेरिवेटिव हो जाता है। ठीक है, क्या हो जाता है, PTC डेरिवेटिव। PTC मतलब फिनाइल थायो कार्बोमाइल। ठीक है, फिनाइल थायो कार्बोमाइल पेप्टाइड, ये आ गया। ठीक है, अब ये PTC डेरिवेटिव बन जाएगा, तो अगेन हम इसका, जैसे हमने यहाँ इस वाले केस में भी हमने हाइड्रोलिसिस करवाया था ना, पहले वाले में भी, तो इस केस में भी हम लोग पार्शियल हाइड्रोलिसिस करवा रहे हैं, इसका पार्शियल हाइड्रोलाइसिस करवाया। ठीक है, तो इससे क्या होगा, ये वाला जो होता है ना आपका N